सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे टॉपिक मतलब जो ट्रेड टॉपिक हमारा चल रहा था उसका आज जो भी बाकी बचा हुआ टॉपिक्स है वो आज हम करने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अब कल के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था उसे एक बार देख लेते हैं। कल के लेक्चर में हमने बेसिकली ये देखा था कि होम ट्रेड यानी कि बिजनेस करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमने इंक्वायरी, उसके बाद कोटेशन, कैटलॉग, ऑर्डर, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब के बारे में देखा था। अब आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस कोटेशन। अब ये प्राइस कोटेशन क्या होता है, तो इसका जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या दाम बायर को बोलना चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइस दैट वी शुड कोट। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे एक बायर होगा एंड एक सेलर होगा। ठीक है, देयर विल बी वन बायर एंड वन सेलर। अब बायर क्या करता है कि सेलर के पास में एक इंक्वायरी भेजता है एंड सेलर उसको ये भेजता है। ठीक है, एक कोटेशन भेजता है। अब वो जो कोटेशन रहता है उसमें एक दाम होता है कि इस दाम पे हम आपको सामान देने वाले हैं। तो अब वो दाम कैसा होने वाला है या फिर वो जो बेसिकली जो प्राइस है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, उसी के बेसिस पे हम प्राइस कोटेशन देखने वाले हैं। यानी कि मैं जो दाम यहाँ पे बोलने वाला हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से मिल करके एक प्राइस को बनाया जा सकता है, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सेलर अपना प्राइस कोट करता है तो कितने अलग अलग तरह के प्राइस हैं जो कि वो बायर को बोल सकता है कि मैं इस टाइप से जो प्राइस है वो आपसे लेने वाला हूँ। ठीक है, सो द कोटेशन रिफ्लेक्ट्स द प्राइस एट विच द सेलर इज रेडी टू सप्लाई द गुड्स एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल. Price may be quoted in several ways depending upon the relative responsibilities of the buyer and the seller. Some of the popular types of price quotations are as follows. मतलब इन तरीकों से प्राइस को कोट किया जाता है, वो जो दाम है उसको बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला वाला हमारा आता है वो है लोको प्राइस। अब ये लोको प्राइस का मतलब क्या होता है? सो इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर लाइंग एट द टाइम ऑफ सेल. द बायर इज रिक्वायर्ड टू इनकर ऑल फर्दर एक्सपेंसेस फॉर कैरिंग द गुड्स फ्रॉम द सेलर्स गो डाउन. मतलब यहाँ पे इसका चीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर लोको प्राइस बोला गया है, इफ़ द लोको प्राइस हैज़ बीन कोटेड, देन उस केस में सिर्फ उस चीज़ का जो दाम है, मतलब फैक्ट्री में बनने के बाद उस चीज़ का जो दाम होता है सिर्फ वही दाम आपको बोला जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, तो अगर वो गाड़ी 5 लाख रुपए की है एंड मेरे पास जो कोटेशन आया है बेसिकली कंपनी का, वहाँ पे 5 लाख रुपए को लोको प्राइस बोला गया है। 5 लाख रुपीज़ हैव बीन स्टेटेड एज द लोको प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो 5 लाख रुपए हैं वो 5 लाख रुपए उसका असली दाम है एंड हम सिर्फ उतना ही आपसे ले रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो भी दाम है वो सिर्फ उस चीज़ का मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब अगर इसके अलावा उसको जिसको हम लोग शिपिंग चार्जेस कहते हैं या फिर जो कुरियर का चार्ज होता है, ये आपको अलग से देना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप अगर बहुत वेबसाइट्स पे भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है प्राइस दिस एक्सक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग का कॉस्ट आपको अलग से देना होगा। तो उसी प्राइस को लोको प्राइस कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ उस चीज़ का दाम आपको बोला जाता है, मतलब ये चीज़ इतने की है। अब इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा में अगर यहाँ पे खर्चा लगता है तो वो खर्चा आपको अलग से देना होगा। ठीक है, द बायर इज रिक्वायर्ड टू इनकर ऑल फर्दर एक्सपेंसेस फॉर कैरिंग द गुड्स फ्रॉम द सेलर्स गो डाउन। मतलब इस चीज़ को छोड़ करके, ये दाम को छोड़ करके जो बाकी का
प्राइस है वो आपको खुद अपने हिसाब से देना होगा। अब इसके बाद अगर बात करें FOR के बारे में, फ्री ऑन रेल, अब इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द सेलर बेयर्स द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द गुड्स टू द रेलवे स्टेशन। इट covers all expenses up to the loading of the goods in the train. The buyer is required to pay the railway freight and all other expenses thereafter. अब लोको प्राइस में हमने क्या देखा था कि अगर वो हमें लोको प्राइस बोल रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ हमसे उस चीज़ का दाम ले रहा है, इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो हमें अलग से देना होगा। अब अगर फ्री ऑन रेल है तो फ्री ऑन रेल प्राइस का मतलब क्या होता है कि वो उस सामान को अपने इलाके में, मतलब बेसिकली वो उस सामान को भेजने का खर्चा जो है वो उठा रहा है। देखिए ये अलग अलग टाइप के जो प्राइसेस होते हैं ये सब कोई आम ट्रेडिंग में नहीं होता है कि आपने 5 रुपए का बिस्किट खरीदा वहाँ पे हो गया। ये जितने भी अलग अलग प्राइस कोटेशन के बात हो रहे हैं ये सब बड़े बड़े दाम में, बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसा होता है। तो अगर एक बिजनेस में सेलर ने बायर को क्या बोला है, कॉस्ट ऑन फ्री ऑन रेल बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सामान को रेलवे, मतलब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो बायर है वो है कोलकाता में, ठीक है, या फिर कोलकाता छोड़ करके और एक्स्ट्रा और अगर इजी होगा तो हम लोग लेते हैं हमारा जो बायर है वो है हावड़ा में, ठीक है, जो हमारा सेलर है वो है दिल्ली में, ठीक है, ही इज़ इन दिल्ली। अब अगर जो सेलर है वो बायर को ये बोलता है कि मैं आपसे फ्री ऑन रेल प्राइस ले रहा हूँ, इसका मतलब कि दिल्ली रेलवे स्टेशन तक उस सामान को मैं पहुँचा दूंगा एंड दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सामान को लोड करने तक का जो भी खर्चा होगा वो मेरा खर्चा होगा एंड उसके बाद का खर्चा आपको देना होगा। सो इसको हम लोग फ्री ऑन रेल बोलते हैं, मतलब जहाँ पे सामान को बेसिकली उस ट्रांसपोर्ट मीडियम में लोड करवाने तक का खर्चा जब सेलर उठाता है तो उसे हम लोग फ्री ऑन रेल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर है ये क्या करेगा कि सामान का दाम तो आपसे ले ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो उस दाम को भी ले रहा है जो उस चीज़ को दिल्ली रेलवे स्टेशन में चढ़ाने में ज़रूरत होती है, ठीक है। दिल्ली मतलब दिल्ली का सेलर ये बोलेगा कि मेरे रेलवे स्टेशन तक इस सामान को ट्रेन में बिठा देना, यहाँ तक का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा एंड उसके हिसाब से ही आपको दाम बोला जाता है। अब एक बार ये सामान ट्रेन में आ करके हावड़ा आ जाता है तो उसके बाद का खर्चा जो होगा वो बायर का है, तो इसको हम लोग फ्री ऑन रेल बोलते हैं, जहाँ पे सेलर अपना डोमेस्टिक रेलवे स्टेशन तक उसको लोड करने का खर्चा बेसिकली वो उठाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला वाला है वो है कॉस्ट एंड फ्रेट। नाउ कॉस्ट एंड फ्रेट covers the price of goods, packaging charges, cost of sending the goods to the port, dock dues, loading charges, export duty and freight payable to the shipping company for carrying the goods to the destination। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या देखा था कि उसने सिर्फ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उसको लोड करवाने का काम बस उसने किया हुआ है। He has just done the work of loading the goods in the train at दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसके बाद उसका क्या होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर वो ये बोलता है कि भाई हावड़ा रेलवे स्टेशन तक सामान को भेजने का जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट। मतलब बायर के डेस्टिनेशन पॉइंट तक उस सामान को भेजने का जो भी खर्चा वो जब सेलर उठाता है तो उसी को हम लोग कॉस्ट एंड फ्रेट बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई सेलर आपको कॉस्ट एंड फ्रेट बोल रहा है तो उस केस में वो आपको सामान का दाम तो ले ही रहा है आपसे, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके डेस्टिनेशन तक, मतलब बेसिकली आपके बगल वाले रेलवे स्टेशन वहाँ तक पहुँचाने
का जो कॉस्ट है वो भी वो आपसे ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि उस चीज़ का दाम तो लेंगे ही, फ्रेट चार्ज भी लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस का भी पैसा आपसे ले लेंगे। अब ये चीज़ कब होता है? जब कोई ऐसी चीज़ में भेजी जा रही है जो कि बहुत दाम की है, दैट इज़ वेरी कॉस्टली, तो उस केस में सेलर आपको ये भी बोल सकता है कि देखिए इस चीज़ का दाम तो मैं आपसे लूँगा ही, इसी के साथ ही साथ इस चीज़ को आपके यहाँ तक भेजने का जो खर्चा है वो भी मैं ले रहा हूँ, एंड इस चीज़ का इंश्योरेंस जो होगा उसका भी खर्चा मैं आपसे ले रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जहाँ पे जो प्राइस मुझे कोट किया गया है वहाँ पे उस चीज़ का दाम, उस चीज़ का फ्रेट एंड उस चीज़ का इंश्योरेंस, ये तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। दीज 3 things are included in that. So this clause in a contract implies that the seller will bear not only the cost and freight but also the charges for insuring the goods against dangers. मतलब उस सामान का इंश्योरेंस का भी जो खर्चा है वो जो सेलर है वो उठाएगा। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर आप कभी बोल रहे हैं कि बायर को वो देना होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेलर उठाएगा। तो देखिए ये बेसिकली इन सब चीज़ों से प्राइस को कोट किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको दाम बोला जाता है। अब एक कॉमन सेंस का बात है कि अगर कोई आदमी इंश्योरेंस का भी खर्चा उठा रहा है तो वो तो फ्री में तो करेगा नहीं, वो खर्चा तो आपसे वो लेगा ही। तो सेलर अगर पैसा उठा रहा है इसका मतलब वो बायर के जेब से ही जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बायर से वो ले ही लेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो लास्ट वाला आता है वो है फ्रैंको। अब ये फ्रैंको क्या होता है? ऑल्सो नोन एज फ्री प्राइस, दिस कोटेशन इंक्लूड्स ऑल चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर्स वेयर हाउस, इट इम्प्लाइज द फ्री डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब आपके वहाँ तक सामान भेजने का सारा खर्चा हमने इसमें दे दिया है, अब आपको अपने तरफ से कुछ भी अलग से खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंको। मतलब जहाँ पे बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि बायर के हाथ तक वो सामान आ जाए, वहाँ तक का खर्चा जो है वो भी सेलर आपसे ले लेता है। इसको हम लोग फ्रैंको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन सब के अलावा भी और भी चार्जेस होते हैं, बट वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। लोको प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके कोटेशन में बोला गया है कि दिस इज़ द लोको प्राइस, इसका मतलब ये है कि वो आदमी सिर्फ आपसे उस चीज़ का जो कॉस्ट है या फिर उस चीज़ का जो दाम है वो आपसे सिर्फ उतना ही ले रहा है। उस चीज़ को छोड़ करके जो भी दूसरा अगर कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना होगा, ठीक है। ये होता है लोको प्राइस। फिर FOR, फ्री ऑन रेल, क्या होता है? ये अगर आपको ये बोला गया है कि हम आपसे फ्री ऑन रेल ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस सामान को सेलर अपने ट्रांसपोर्टिंग मीडियम तक पहुंचा देगा। जैसे कि हमने देखा कि जो दिल्ली का सेलर है वो ट्रेन में बस उसको लोड करवा दे रहा है, लोडिंग तक का खर्चा उसका है, उसके बाद उसका जो भी खर्चा होगा वो सब बायर को देना होगा। सिर्फ लोडिंग का खर्चा जो है वो सेलर उठाएगा। फिर इसके बाद आता है कॉस्ट एंड फ्रेट। अब ये कॉस्ट एंड फ्रेट क्या होता है? सो कॉस्ट एंड फ्रेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन तक, मतलब हमने लास्ट में क्या देखा कि सिर्फ वो चढ़ा देगा सामान को, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो बायर का। यहाँ पे बायर के नियरेस्ट सेंटर तक, यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक सामान पहुँचाने का सारा खर्चा सेलर का है, एंड उसके बाद वहाँ से सामान को लाने का खर्चा बायर का है, ठीक है। एंड CIF का मतलब
क्या होता है कि जब उसी खर्चे में इंश्योरेंस को भी जोड़ दिया जाता है, मतलब चीज़ का भी दाम आपसे लिया जाएगा, साथ ही साथ फ्रेट का भी चार्जेस आपसे लिया जाएगा, इसी के साथ साथ इंश्योरेंस का भी खर्चा जब आपसे लिया जाएगा तो उसको हम लोग CIF बोलते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस का भी खर्चा को जोड़ दिया जाता है। एंड अगर फ्रैंको का बात बोले तो अगर आपको फ्रैंको प्राइस कोट किया गया, इसका मतलब क्या होता है कि आपके हाथ तक सामान पहुंचने का खर्चा सारा आपसे ले लिया गया है, अब आपको अलग से कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है प्राइस कोटेशन, मतलब इन तरीकों से आपको प्राइस जो है वो बोला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो कि होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब ये दोनों आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर बात करें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, सो ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच द मैन्युफैक्चरर्स और द होलसेलर्स ऑफर टू देयर कस्टमर्स ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल। इट इज यूज्ड एज अ टूल बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू अट्रैक्ट customers, increase sales volume and encourage bulk purchases. Therefore, with the increase in the volume of purchases, the rate of discount also increases in general. अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, वो नॉर्मल डिस्काउंट जो कि हमें मिलता है। अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है एंड उसमें हमें 20% का डिस्काउंट मिला है, तो ये जो 20% का डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है इसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का दाम में से हमने कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट आपको दे दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि 100 स्कार्फ खरीदे गए 500 रुपये करके, मतलब टोटल दाम हो गया 50,000 रुपये एंड इसी के ऊपर में 15% डिस्काउंट आपको दे दिया गया जो कि 7,500 रुपया हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है वो आपको टोटल प्राइस के ऊपर में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। द डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ उसका प्राइस के ऊपर में जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है उसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, एंड अगर बात करें कैश डिस्काउंट के बारे में, सो कैश डिस्काउंट इज अ कंसेशन प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स एट अ स्पेसिफाइड रेट फॉर सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस ऑफ पेमेंट primarily related to prompt cash payments and also to avoid the credit risk. As the name suggests, cash discount is associated with cash flow, that is cash receipt or cash payment. It encourages the buyer of the goods to make payments at the earliest in order to avail cash discount. मतलब देखिए कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे से किसी ने यहाँ पे लोन पे सामान खरीदा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वादा किया गया कि 3 महीने तक, मतलब तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है, तुम 3 महीने के अंदर में मुझे 50,000 रुपये दे दो। ठीक है, अब अगर वो आदमी 1 हफ्ते के अंदर में ही आपको 50,000 रुपये दे देता है तो उस केस में अगर आप उसे कुछ डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सुजैन बॉट 100 स्कार्फ फ्रॉम किम फॉर ₹500 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 1500. फर्दर इफ द टर्म्स ऑफ पेमेंट आर 5% 30 days, दिस मीन्स दैट एन एडिशनल 5% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड टू सुजैन। मतलब अगर उसने जल्दी में पेमेंट दे दिया तो उसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं, मतलब उसको कैश डिस्काउंट दिया जा सकता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे उससे 42,500 रुपीज़ उसको देना था, लेकिन उसने ये पैसा 30 दिन छोड़िए
5 दिन में ही ये पैसा मुझे दे दिया, तो उस केस में मैं उसे एक डिस्काउंट दे सकता हूँ। एंड वो डिस्काउंट जो कि मैंने उस दाम के ऊपर में दिया हुआ है जो कि मुझे मिलने वाला है, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो होप आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बीच में जो फ़र्क है वो आपको समझ में आया होगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है वो डिस्काउंट जो कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस के ऊपर में आपको दिया जाता है। अगर 500 रुपये का चीज़ है एंड उस पर आपको 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, क्योंकि ये आपको उस प्राइस के ऊपर में दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ पैसे मुझे देने थे एंड मैंने उन पैसों में से कुछ आपको डिस्काउंट दे दिया, तो उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेरे पास कुछ कैश आने वाला था लेकिन मैंने उसके ऊपर में डिस्काउंट दे दिया, सो दैट इज़ द रीज़न इसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, सो होप आपको कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड एक कैश डिस्काउंट। अगर मार्केट प्राइस के ऊपर में डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एंड अगर जो कैश रिसीवेबल था उसके ऊपर में अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर आता है जो कि होता है रोल ऑफ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए इतना बड़ा मार्केट है जहाँ पे लाखों करोड़ों कंपनीज अपना बिजनेस कर रही है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो वो कंपनी अगर उस प्रॉब्लम को खुद अकेले सॉल्व करने की कोशिश करती है तो हो सकता है कि उसको थोड़ा मुश्किल हो उस चीज़ को सॉल्व करने में। लेकिन इसकी जगह पे वो अगर 4-5 कंपनीज का एक ग्रुप बना लेती है एंड वो सब मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम और अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशन। मतलब बेसिकली जब सेलर्स या फिर प्रोड्यूसर्स वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि अगर कोई ऐसा कुछ मतलब अगर कोई ख़राब चीज़ अगर होगा तो उसका सामना वो लोग सब मिल करके कर सके, ना कि ये चीज़ कि कोई एक आदमी उसका सामना कर रहा है, तो उसी को हम लोग चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन होता है, आपने लेबर यूनियन के बारे में सुना होगा कि जो भी लेबर्स किसी कंपनी में काम करते हैं वो सब आपसी भलाई के लिए, ताकि उनका भला हो सके, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग आपस में एक यूनियन बना लेते हैं ताकि उसमें हर किसी का भला हो सके। ठीक वैसे ही जब बिजनेस हाउसेस या फिर प्रोड्यूसर्स या सेलर्स जिनका काम है सामान को बेचना, वो लोग जब अपना एक यूनियन बना लेते हैं तो उसको हम लोग चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स या फिर ट्रेड एसोसिएशन कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन ये एक ही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने दो चीज़ करके इसको कर दिया है। ठीक है, अब अगर पहले बात करें चेम्बर ऑफ कॉमर्स के, सो चेम्बर ऑफ कॉमर्स इज एन एसोसिएशन और नेटवर्क ऑफ बिजनेस पीपल डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इज मेंबर्स। अ चेम्बर ऑफ कॉमर्स इज ऑफन मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ बिजनेस ओनर्स दैट शेयर अ लोकल और local or interest but can also be international in scope. They will choose leadership, name representatives and debate which policies to espouse and promote. मतलब सिंपल बात है कि जब बिजनेस हाउसेस आपस में एक यूनियन जैसा बना लेते हैं ताकि उन सभी का भला हो सके। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है तो ताकि उस चीज़ का सामना वो लोग मिल करके कर सके, इस चीज़ के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है उसे हम लोग चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली अ यूनियन ऑफ प्रोड्यूसर्स।
प्रोड्यूसर्स का एक यूनियन, उसे हम लोग चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो इसका फंक्शंस क्या होता है? परफॉर्मिंग द रोल ऑफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। अब जैसे अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो अगर इंडिया में बोले तो अगर बात करें टाटा है, फिर उसके बाद मारुति है, फिर उसके बाद महिंद्रा है, तो ये सब एक ग्रुप में आ जाते हैं जो कि है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक वैसे ही अगर बात करें तो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, रिलायंस है, तो ये लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो ये लोग आपस में एक यूनियन जैसा बना लेते हैं एंड उसी को हम लोग चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो ये जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इसका पहला काम क्या होता है कि ये आपके स्पोक्समैन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि आपके बिहाफ पे बोलता है। तो अगर ये अगर इन सभी ने अपना चेम्बर ऑफ कॉमर्स बना रखा है, मतलब बेसिकली ये एक एसोसिएशन होता है, तो ये एसोसिएशन क्या करेगा कि ये इन सभी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये इस बिजनेस कम्युनिटी का ये एक रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे किसी बीजेपी या फिर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन होते हैं जो कि उनके बिहाफ पे काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो चेम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर ये जो एसोसिएशन बनाया जाता है, ये इस बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करता है। ठीक है, फिर कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू बिजनेस एंड ट्रेड टू मेंबर्स। अब अगर मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी एंड अगर वो हर एक को जानना जरूरी है, तो उस केस में ये एसोसिएशन ये काम करता है कि वो जरूरी इंफॉर्मेशन अपने सभी मेंबर्स को दे। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है दैट विल अफेक्ट द मेंबर्स, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी ऑफ द एसोसिएशन दैट इट शुड मतलब उसका ये काम है कि उसे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सभी मेंबर्स को देना चाहिए। ठीक है, फिर मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी लेजिस्लेशन विच इज डेट्रीमेंटल टू देयर इंटरेस्ट। अब अगर सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है या फिर कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि उन सभी मेंबर्स के लिए बहुत हानिकारक है, तो उस हानिकारक कानून के अगेंस्ट में ताकि वो लोग सरकार के साथ बात कर सके, इसके लिए भी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बहुत काम आता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, रिलायंस इन सभी को अफेक्ट करने वाली है, तो ताकि अब अगर इस केस में हर एक आदमी एयरटेल अपना प्रॉब्लम लेके जा रहा है, जियो अपना प्रॉब्लम लेके जा रहा है, तो उससे बेटर ये होगा कि वो लोग आपस में एक एसोसिएशन बना ले एंड उस एसोसिएशन को बोले कि तुम हमारे बिहाफ पे ये काम हमें करके दो। तो ये भी इसका एक काम है। फिर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट फॉर एनी न्यू लेजिस्लेशन टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब अगर एयरटेल, वोडाफोन ये सब चाहते हैं कि उनका बिजनेस उतना अच्छे से हो नहीं रहा है, तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर सकती है, कोई ऐसा कानून ला सकती है जिसकी वजह से उनका बिजनेस अच्छा हो सके, तो सरकार को ये एडवाइस करना कि आप ये कानून लाइए, ये भी काम चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ही करते हैं। ठीक है, फिर टू सर्व एज अ फोरम फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स बाय मींस ऑफ आर्बिट्रेशन। अब अगर रिलायंस अगर जियो एंड वोडाफोन में झगड़ा हो गया, तो उस केस में इन सभी का झगड़ा छुड़ाने का भी जो काम है वो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स करते हैं। and organizing industrial fairs and trade exhibitions to create awareness among buyers and promotes members business। अब ये लोगों ने एसोसिएशन बनाया हुआ है तो उसका ये काम भी होता है कि ताकि हर एक का बिजनेस और ग्रो करे, इसके लिए वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि करवाते रहते हैं। इंडस्ट्रियल फेयर होता है, फिर एग्जीबिशन होता है जहाँ पे बेसिकली उन सभी कंपनीज को बोला जाता है कि आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट लाइए एंड वहाँ पे कस्टमर्स आएंगे एंड आपके सामान को देखेंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियल फेयर होते हैं इनको भी ऑर्गेनाइज करवाने का काम ये
एग्जीबिशंस जो है ये जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं ये करवाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ट्रेड एसोसिएशन, तो ये भी एक ही चीज़ है। अ ट्रेड एसोसिएशन इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट इन द सेम ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री विच कंडक्ट्स कोऑपरेटिवली एक्टिविटीज एमिंग एट प्रोवाइडिंग द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप विच डज नॉट डिप्राइव इट्स मेंबर्स ऑफ द पावर टू मेक इसेंशियल मैनेजरियल डिसीजन। मतलब जैसा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स था वैसा ही यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन भी है, लेकिन इसको मैंने 2 बार इसलिए दे दिया है ताकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है तो बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम जाता है कि चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ही डेफिनेशन वहाँ पे भी दिया जा सकता है, लेकिन वो लोग दे नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन का अलग से डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो ट्रेड एसोसिएशन भी वही चीज़ है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक जैसा काम करते हैं वो लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उसमें हर एक बिजनेस एंटिटी का जो ग्रोथ है वो हो सके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेड एसोसिएशन। अब इनका फंक्शंस क्या है, तो सेम वही चीज़ है, एजुकेटिंग मेंबर्स सो एज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ताकि हर एक बिजनेस अपना एफिशिएंसी और अच्छे तरीके से वो काम कर सके। इसके लिए उन्हें एडुकेट करना, उनको बताना कि इस तरीके से बिजनेस करने से और भी फ़ायदा हो सकता है, ये भी ट्रेड एसोसिएशन का काम होता है। फिर प्रिवेंटिंग कट थ्रोट और अनफेयर कंपटीशन। अब अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब अगर इसका बेस्ट एग्जांपल होगा कि अगर जियो 200 रुपये का पैक ये करता है, लॉन्च करता है, फिर एयरटेल क्या करता है 190 रुपये का पैक लॉन्च करता है, फिर जियो वापस 180 का, इसी बीच में वोडाफोन क्या करता है कि 170 रुपये का पैक लॉन्च कर देता है। तो यहाँ पे कंपटीशन के नाम पे कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो जो बिजनेस हाउसेस हैं वो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो कंपटीशन जो कि उन सभी के लिए नुकसानदायक हो रहा है, इसको भी रोकने का काम वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब प्रमोटिंग एंड एक्सटेंडिंग ट्रेड थ्रू लेजिस्लेटिव वर्क, मतलब कानून के थ्रू कानून बनवाकर भी यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। सरकार को बोलते हैं कि हमारे लिए ये लॉ बनाइए ताकि हमारा जो बिजनेस है वो और अच्छे तरीके से हो सके। फिर आप प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर बिजनेस में कुछ ऐसा नया चीज़ हो सकता है तो उस नए चीज़ के बारे में भी बताना, ये भी इनका काम होता है। दैट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द ट्रेड एसोसिएशन, कि अपने मेंबर्स को बोलना कि ये एक अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो। फिर रेंडरिंग एडवाइस ऑन टेक्निकल मैटर्स एंड लीगल इश्यूज़। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लीगल प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसमें मदद करना, ये भी ट्रेड एसोसिएशन का ही काम है। पे टू सिक्योर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स, ताकि मेंबर्स कोऑपरेट करके काम करें, वो भी इसका काम है। एंड टू सर्व एज अ फोरम वेयर मेंबर्स कैन सेटल देयर डिस्प्यूट्स। एंड अगर इन मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़ा को सुलझाने का भी जो काम है वो भी ट्रेड एसोसिएशन ही करता है। and ensuring that members do not indulge in unfair trade practices। and ये बात का ध्यान रखना कि ये जो members हैं वो कोई गलत काम ना कर दें, ये भी ट्रेड एसोसिएशन का ही काम होता है। तो बेसिकली चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन ये एक ही चीज़ है, इनका जो फंक्शंस है वो भी एक ही जैसा है, ठीक है। सो विद दिस हमारा जो ये जो चैप्टर था क्या था, ट्रेड नाम का जो चैप्टर था, ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। एंड इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय, जय हिंद।